नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फिजिक्स गुरु इंजीनियर एमएच खान, पूरा नाम मोहम्मद हुसैन खान। दोस्तों, आज मैं 11th एंड 12th एंड IIT JEE एंड नीट पे पढ़ाए जाने वाले टॉपिक वेक्टर के विषय में बात करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, फिजिक्स नेचर और नेचुरल फिनोमेना के विषय में स्टडी करने वाला पार्ट है। तो जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी वो सारे क्वांटिटी हैं जो डिफाइंड हैं एंड मेजर्ड हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के आधार पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आता है स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर। तो हम इस वेक्टर के विषय में फोकस करेंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करने का काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब मैं स्केलर के विषय में बात करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट स्केलर, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का वो पार्ट जिसको हम स्केलर कहते हैं, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। It has magnitude only, but no direction. इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ETC। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर में आते हैं। उनमें से कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। दूसरा पार्ट आता है वेक्टर, जिसको हमें आज फोकस करना है। वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। तो इट हैज magnitude and direction both, and it follows vector law of addition, that is triangle law or parallelogram law of addition। जैसा कि हमने आपको बताया कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी रखता है, और साथ में वेक्टर एडिशन के जो 2 लॉ हैं उनको ये फॉलो करता है, आइदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये रहा फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर, तीसरा टेंसर होता है जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन में आता है, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस किया गया है। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज रखता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सो ऑन। तो इसके विषय में कुछ लिख देते हैं। इट हैज डिफरेंट values in different direction। इसके एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सो ऑन। इस प्रकार हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी को किस प्रकार हम डायरेक्शन के आधार पे डिवाइड करते हैं। इस तरह से पूरा फिजिक्स जो है डायरेक्शन के आधार पे इन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आज का हमारा जो फोकस है वो वेक्टर है, तो अब मैं वेक्टर के विषय में बात करूँगा। तो दोस्तों वेक्टर को हमने डिफाइन कर लिया। अब वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी वेक्टर को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। माना ये एक वेक्टर है, इसको सिंबॉलिक रूप में एरो के रूप में दिखाया जाएगा। इस वेक्टर का ये टेल कहलाएगा और ये हेड कहलाएगा। ये हेड डायरेक्शन को शो करता है। टेल से लेकर हेड की जो बीच का लेंथ है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
तो हमने देखा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम अलग अलग लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए विथ एरो। कुछ बुक्स में और कुछ राइटर और कुछ एक्सपर्ट इसको विदाउट एरो भी लिखते हैं और पढ़ाते हैं। अब मैं यूनिट वेक्टर की बात करूंगा। यूनिट वेक्टर को एक टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। इस प्रकार यूनिट वेक्टर में यूनिट मैग्नीट्यूड होता है और सिर्फ डायरेक्शन होता है। इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड and a specified डायरेक्शन। इस प्रकार यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम डायरेक्शन शो करने के लिए करते हैं। यदि हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे रिलेशन आगे काम आएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लेकर के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए हमने एक फोर्स लिया 5 न्यूटन ईस्ट, ये हमारा 5 न्यूटन का फोर्स है। इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड जो है एफ, मैग्नीट्यूड को एफ से दिखाएंगे और ये होगा 5 न्यूटन। जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डायरेक्शन हट जाएगा। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। एफ कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखेंगे वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने वेक्टर यहाँ फोर्स लिया हुआ है 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। इसको आगे बढ़ाते हैं। 5 न्यूटन ईस्ट अपॉन 5 न्यूटन। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 ईस्ट। इस प्रकार हमने देखा कि यूनिट वेक्टर में केवल डायरेक्शन होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर हमने यहाँ ईस्ट लिया है तो ईस्ट आएगा,
अब अगर इस वेक्टर को हमने वेस्ट डायरेक्शन में लिया है तो वेस्ट आएगा, यदि नॉर्थ डायरेक्शन में लिया है तो यहाँ यूनिट वेक्टर में नॉर्थ आएगा। बट इसका मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो आज के बाद कभी भी अगर आपके सामने किसी यूनिट वेक्टर की बात आए तो उसको तुरंत आप यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन का फिजिकल क्वांटिटी समझेंगे। वैसे आगे आपको पढ़ाया जाएगा एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, बट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे वेक्टर की कुछ और बातें। अब हम किसी वेक्टर में, ये हमारा वेक्टर है, ये इसका हेड है, और ये टेल है। यदि इसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमारा स्केलर लैम्डा है और ये ग्रेटर देन 1 है, ये स्केलर है। तो हमारा वेक्टर उसी डायरेक्शन के साथ लैम्डा ए इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का लैम्डा टाइम इंक्रीज कर जाएगा जैसा कि लैम्डा ग्रेटर देन 1 है, बट डायरेक्शन वही मेंटेन रहेगा। इस प्रकार किसी वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डायरेक्शन को मेंटेन रखते हुए वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे आगे आप पढ़ेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, दिस इज एक्सेलरेशन। अब इसमें हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दीजिए इधर, इसमें हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हो गया, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हमने M को ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है। तो हमने क्या देखा, किसी वेक्टर में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखते हुए मैग्नीट्यूड को चेंज कर लेता है। यदि हमने यहां पर m को लेस देन 1 लिया तो हमारे वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है कम हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड इतना था, अब इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम निगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें इसी तरह से हम अगर निगेटिव कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो इसका डायरेक्शन वेक्टर का चेंज हो जाएगा। लेट लैम्डा लेस देन 0 और लैम्डा की वैल्यू -2 है।
तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये है, इसका डबल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसा कि लैम्डा -2 लिया गया है। इस तरह से हमने देखा कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर किस प्रकार अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, जबकि डायरेक्शन पॉजिटिव कांस्टेंट्स के लिए वही रहता है और नेगेटिव कांस्टेंट्स के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। वेक्टर के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। कुछ खास प्रकार की प्रॉपर्टी के विषय में मैं बात कर रहा हूं, जिसका इस्तेमाल हमें आगे वेक्टर को बढ़ाने में काम आएगा। अब हमारे पास एक वेक्टर ए, हम इसको वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, वेक्टर सी भी लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं बार बार वेक्टर ए ही लिख रहा हूं, आप किसी भी लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वेक्टर को यदि हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, हमने वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये बहुत बेसिक बात है और जनरली ऐसा देखा गया है कि वेक्टर को पढ़ते हुए इनकी बेसिक बातों पर ध्यान न देने की वजह से आगे चल के जब वेक्टर का एप्लीकेशन विभिन्न चैप्टर्स में किया जाता है तो आप सभी लोगों को दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग दिखाने की कोशिश किया है। इसमें वेक्टर चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। If a vector is parallelly shifted, there will be no change. वेक्टर को अगर हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वेक्टर मेंटेन रहेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में। अब हम वेक्टर को रोटेट करते हैं। अब हम वेक्टर को रोटेट करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए है, अब हम इसको रोटेट करेंगे। हमने इतना वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। जब हम वेक्टर को रोटेट करेंगे, हमने मैग्नीट्यूड वही मेंटेन रखा हुआ है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही लिया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, केवल उसको रोटेट कर दिया, मतलब डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब ये नया वेक्टर बी हो जाएगा। दिस विल नॉट रिमेन द सेम वेक्टर, अब ये वही वेक्टर नहीं रहेगा। और ये बात जनरली हमने पिछले वर्षों में लगभग 20 एंड मोर ईयर्स से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, IIT JEE नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव क्लासेज में फिजिक्स को, और हमने जनरली देखा है कि बच्चे इस पॉइंट पर काफ़ी
अनभिज्ञ होते हैं और इसका अक्सर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल होता है। ये वेक्टर कितना चेंज हो गया ये भी, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हुए। वेक्टर में चेंज कितना आया ये आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल वेक्टर में चेंज का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2, इतना वेक्टर में चेंजिंग आ गया, ये आगे आपको बताया जाएगा। तो आज के बाद आप इस बात को दोस्तों ध्यान में रखें कि जब हम वेक्टर को रोटेट करते हैं, किसी भी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो नया वेक्टर हो गया। अब पहले का वेक्टर बाद वाले के वेक्टर के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड वही है पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अब एक नया वेक्टर हो गया। इस प्रकार हमने देखा वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और वेक्टर को यदि हमने रोटेट कर दिया तो उसमें चेंजिंग आ गई। इसका इस्तेमाल आगे के चैप्टर्स में किया जाएगा। अब मैं कुछ और बातें वेक्टर के विषय में बताता हूँ। पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर यहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, वेक्टर ए एंड बी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, इसलिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी है। यहाँ पे दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है, इनको पैरेलल वेक्टर कहेंगे और इक्वल वेक्टर भी कहेंगे। इक्वल वेक्टर्स, ये इक्वल वेक्टर्स भी हैं, दोनों वेक्टर डायरेक्शन में भी सेम और मैग्नीट्यूड में भी सेम। ये पैरेलल वेक्टर भी हैं और इक्वल वेक्टर भी हैं। अब हम दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ए पैरेलल वेक्टर बी, बट वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर, यहां पर ये दोनों वेक्टर पैरेलल तो है बट इक्वल वेक्टर नहीं है, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। अब हम दिस इज वेक्टर ए, नेक्स्ट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं एंड नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बराबर भी नहीं है, बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होने के कारण ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। तो हम वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं।
पैरेलल वेक्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दीज आर टू पैरेलल वेक्टर्स। जैसा कि हम देख रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, और इस प्रकार एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि उसमें हम किसी कांस्टेंट से या स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं बी बड़ा है ए से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम वेक्टर ए। यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं और अनइक्वल हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में हम लिख सकते हैं, वो इस प्रकार लिखा जाएगा। और इसी का अभी हमने कुछ टाइम पहले एग्जांपल बताया था कि हमारे पास एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है, और दोनों पैरेलल होते हैं क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हम फोर्स को एम ए इस प्रकार लिखते हैं, आगे इसके विषय में बात होगी। तो हमने अनइक्वल वेक्टर देखा, पैरेलल वेक्टर देखा, इक्वल वेक्टर देखा। अब हम नल वेक्टर देखेंगे। नल वेक्टर, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर से दिखाया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा। सॉरी, अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। वेक्टर ए और इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी दिया जाए, दोनों एंटी पैरेलल हैं और इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर बी को हम माइनस वेक्टर ए लिखेंगे। और हमने आपको अभी बताया कि किसी वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए एंड दिस इज जीरो वेक्टर मीन्स नल वेक्टर। अब वेक्टर की कुछ और प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूंगा। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है या एंड पॉइंट होता है उनको पोलर वेक्टर कहते हैं। फोर्स पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल है। ये कोई ब्लॉक है, इस पर आपने फोर्स
लगाया तो इसका एंड पॉइंट इस पर फोर्स यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो या एंड पॉइंट हो वो पोलर वेक्टर कहलाता है। बहुत सारे वेक्टर्स पोलर वेक्टर होते हैं। दूसरा हमारे पास होगा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर जो एलॉन्ग एक्सिस काम करता हो, एलॉन्ग एक्सिस राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करते हुए एलॉन्ग एक्सिस काम करता हो या एलॉन्ग एक्सिस डाउनवर्ड काम करे या एलॉन्ग एक्सिस अपवर्ड राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करते हुए हमेशा एलॉन्ग एक्सिस अपवर्ड या डाउनवर्ड काम करेगा। तो ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर कहेंगे। एक्सियल वेक्टर यहां पर हम वेक्टर को वेक्टर ए को वेक्टर बी के तरफ इस वेक्टर को ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो थंब के तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ये ए क्रॉस बी आएगा। ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ये एक्सियल वेक्टर है। वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सियल वेक्टर को फॉलो करने वाले जो वेक्टर हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, टॉर्क I alpha and so on. There are so many axial vectors. तो इस प्रकार वेक्टर के काफी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर समराइज करने की कोशिश किया है। अब हम वेक्टर का कुछ और प्रॉपर्टी बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आज आपको वेक्टर और स्केलर में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सपोज करिए आपके फैमिली का कोई मेंबर खो गया है, उसको आप ढूंढने निकले हैं। आप अपने अगल बगल के लोगों से फैमिली मेंबर के विषय में पूछ रहे हैं। काफी लोगों ने आपको जवाब दिया कि हमने आपके फैमिली मेंबर को आपके घर से 3 किलोमीटर दूर देखा है। तो ये
आप हैं 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर दूर अपने फैमिली मेंबर को ढूंढने के लिए आप इधर भी जा सकते हैं, 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 इधर भी जा सकते हैं। इस प्रकार आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मिल रही है जिधर आप अपने फैमिली मेंबर को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। और जब भी आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपका फैमिली मेंबर यहाँ बैठा हुआ है, आपका फैमिली मेंबर यहाँ बैठा हुआ है और आप 3 किलोमीटर दूर इस तरह से ढूंढने के लिए गए और ढूंढते ढूंढते थक गए। आपका फैमिली मेंबर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इस केस में 3 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ और ये स्केलर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब आप किसी और समझदार व्यक्ति से पूछे कि भाई हमारा फैमिली मेंबर खो गया है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, आपने देखा उसको? तो समझदार व्यक्ति ने बताया हाँ हमने देखा 3 किलोमीटर। इसको मैं पोजीशन को जस्ट ईस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर ताकि समझाने में हमें आसानी होगी। तो आपका फैमिली मेंबर यहाँ पर है। पहले केस में जब डायरेक्शन नहीं दिया गया, डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो आप उसको 3 किलोमीटर ढूंढने के लिए अपने घर से इनफाइनाइट केसेज में अलग अलग डायरेक्शन में गए, बट आपको आपका फैमिली मेंबर मिला नहीं क्योंकि डायरेक्शन डिफाइन नहीं था, आपको पता नहीं था कि फैमिली मेंबर किधर है। समझदार व्यक्ति ने बताया कि हाँ हमने आपके फैमिली मेंबर को देखा है, वो आपके घर से 3 किलोमीटर ईस्ट बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने फैमिली मेंबर को ढूंढ लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर हो गया। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इस तरह से दिशा इन्वॉल्व हो जाने के साथ किस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको प्राप्त हो रहा है और दिशा हटा देने से स्केलर रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमने आपको समझाने की कोशिश किया वेक्टर और स्केलर का। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम आपको वेक्टर एडिशन के विषय में बताना चाहेंगे, लेकिन वेक्टर एडिशन में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर का और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के विषय में बताऊंगा और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर नेक्स्ट मीटिंग। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।